हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक तंवर फिलहाल कैंपेन कर रहे हैं एक गांव से दूसरे गांव में। उसी व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर कुछ देर हम इनकी गाड़ी में हैं और इनसे बातचीत कर रहे हैं। अशोक जी, सुना 4 बजे तक कैंपेन कर रहे हैं। वैसे तो देखो, हमारे खून हम किसान मजदूर फौजी परिवार से हैं, तो कई बार कहते हैं ना कि जो लोग लंबे समय से कोई भी काम करते आए हैं जनरेशन से जनरेशन, वैसे उसमें महारत हासिल हो जाती है। किसान के बेटे को ये नहीं सिखाना पड़ता कि खेती कैसे करते हैं, व्यापारी के बेटे को ये नहीं समझाना पड़ता कि बेसिक कारोबार कैसे चलाया जाता है। ऐसे ही हम मजदूर हैं, तो सुबह से लेकर रात तक ये रूटीन में भी मैं आज पिछले 25 साल मुझे राजनीति में हो गए। जब से जेएनयू में हम थे वहां से लेकर के और आज तक लगातार मैं समझता हूं कि यही हमारा रूटीन है। रात के 2 बजे तक काम करना। अब चुनाव है तो वही 2 से 5 हो जाते हैं, तो कमर सीधी करके फिर दोबारा मजदूर तैयार हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोगों के दर्द देखते हैं हम, किसान मजदूर एक अपने आप को जिस तरीके से ठगा महसूस करता है, कर्मचारी उनके लिए कुछ नहीं होता है, नौजवान बेरोजगार घूमता है, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, अपराध और अपराधियों का बोलबाला है, तो ऐसे में वही एक बड़ी प्रेरणा का स्रोत हम सब लोगों के लिए है कि इनकी हम लोगों ने आने वाले समय में इनके लिए बेहतर काम करने हैं, बेहतर राज देना है और उसी के लिए लगे हुए, और निश्चित तौर पर उसका नतीजा भी हमें मिल रहा है। हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें आज कांग्रेस के पक्ष में। तो आप अध्यक्ष भी हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। बाकी जगह पे भी कैंपेन कर रहे हैं, दूसरी सीट्स पे भी। बिल्कुल। अभी पीछे नॉमिनेशन के लिए और दूसरे प्रोग्रामों में हिसार भी गया। परसों राहुल जी की रैली थी राहुल जी की गुड़गांव के अंदर, वहां गया। आज अभी मैंने उनसे माफी मांगी है कि मैं भिवानी नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे गांव के दौरे हैं। तो उन्होंने इजाजत दी है, नहीं देते तो मुझे जाना भी पड़ता। तो पूरी जगह प्रचार सब एक दूसरे के करने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस के बारे में ये कहा ही जाता है कि कांग्रेस एक है, तो कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कांग्रेस का कोई सानी नहीं। और मैं समझता हूं कि वो जमीन पे भी दिख रहा है। सारे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, जमीनी स्तर की जो हमारी फौज है, वो इस युद्ध में पूरी तरीके से उतरी हुई है। तो सब साथ हैं सर, पूरे हर तरीके से। साहब वगैरह आ रहे हैं आपके? सब प्रचार पीछे यात्रा थी, सारी चीजें थी। जहाँ जहाँ जिसकी जरूरत है वहाँ सब लोग रहेंगे। और 9 तारीख को राहुल जी हमारे यहाँ रैली में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि उनके आने से, और प्रियंका जी कल आएंगी, और जो हमारे स्टार प्रचारक हैं नवजोत सिंह सिद्धू कल आएंगे, तो लोग रोज कोई न कोई हमारे प्रचार करने के लिए नेता और पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है वो आकर के लोगों के सामने अपनी बात रखती है, और वो करोड़ों लोगों तक बात पहुंचती भी है और जनता उसको समझती भी है। सर, ये सड़क की हालत बड़ी खराब है, क्या इस इलाके में सरकार ने काम किए नहीं क्या? नहीं, सड़कें जो बड़े हाईवे आप देखते हैं, हिसार से आप आए डबवाली तक, ये हरियाणा के बेहतरीन हाईवे में से एक है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे 3 बड़े प्रोजेक्ट हम लेके आए थे अपने सिरसा पार्लियामेंट के लिए। न्यूक्लियर प्लांट जो 23,502 करोड़ रुपए की लागत से सरदार मनमोहन सिंह जी ने पत्थर रखा। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के बाद वो इस देश का पहला और आखिरी अभी तक प्रोजेक्ट है वो, जिसका काम शुरू है। लेकिन जो बुनियादी सुविधाओं की बात करें, हमने 45,000 करोड़ रुपए के यहाँ पर नई नहरें, तमाम पीने के पानी की व्यवस्था, भाखड़ा से सीधा पानी यहाँ पर आए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं, वो सारी खड़ी करवाई। लेकिन वर्तमान सरकार ने पूरी तरीके से इस इलाके को इग्नोर किया, इस इलाके के साथ भेदभाव किया। भेदभाव का शिकार तो पूरा हरियाणा भी रहा। पिछले 2.5 साल में मोदी जी ने हरियाणा के जो ऑल पार्टी डेलीगेशन है, मुख्यमंत्री भी वो नहीं करवा पाए। एसवाईएल को लेकर के हम मिलना चाहते थे, आज तक उन्होंने वो समय नहीं दिया। आज तक उन्होंने हरियाणा 4 बार जला, इसके ऊपर कुछ नहीं बोला। तो ये बड़े मुद्दे हैं जिसको मैं समझता हूँ कि हम जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। और जिस तरीके से लूट मची है हरियाणा के अंदर,
आज तक कभी खनन माफिया जो है वो इस तरीके से सक्रिय 3 लाख करोड़ रुपए का यमुना के अंदर से रेता पत्थर बजरी जो अरावली पहाड़ियां हैं उनको खोद खोद करके खोखला करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हर जगह भ्रष्टाचार है। तो इन बातों को लेकर के भी, इन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी एक मोदी फैक्टर है जो हरियाणा में दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मोदी फैक्टर बड़ा फैक्टर मानते हैं सर? देखिए, मैं नहीं समझता कि हरियाणा के अंदर इस तरह का कोई फैक्टर है तो वो ये है कि 5 साल पहले जो वायदे किए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए। आज 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात थी, 10 करोड़ 5 साल में वो बनते हैं। केवल ये सरकार 25 लाख लोगों को रोजगार दे पाई। नोटबंदी की, गलत तरीके से जीएसटी लागू किया, वो पूरी अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया। जो लघु और मध्यम उद्योग हैं आज बहुत से बंद हो गए, बहुत से बंद होने की कगार पर है। और उससे जो लॉस हुआ 14.5 करोड़ जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगारों को बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि फैक्टर अब केवल और केवल एक ही है कि किस तरीके से ये जो सरकार जिसने जो संवेदनहीन है, जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया लेकिन ना तो बेटी को बचा पाए ना बेटी पढ़ा पाए। ये सिर्फ स्लोगन्स और जुमले, इससे मैं नहीं समझता कि हरियाणा की जनता या देश की जनता का पेट भर सकता है। उसके लिए ठोस कार्यक्रमों की जरूरत है जो हमारे कांग्रेस पार्टी ने लोगों के बीच में बात रखी है, चाहे वो 72,000 गरीबी पर वार की बात हो, ये न्याय की बात हो, या फिर और हमारे बजट कृषि के ऊपर आधारित आने वाले समय में बजट हो जिसमें कृषि क्षेत्र को बड़ा, जिसके माध्यम से बूस्ट मिले। साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के हमारे बजट को दुगना किया जाएगा। तो ये बातें अब लोगों को समझ में आ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके आधार पर और आने वाले समय में जो सरकारी नौकरियां हैं उसको राहुल जी ने कहा कि हम मार्च तक सब भर देंगे। और हरियाणा के अंदर भी 3 महीने के बाद चुनाव है, तो कुछ हरियाणा के मुद्दे हैं, कुछ देश के मुद्दे हैं और उनके हिसाब से मैं समझता हूं कि हम काम कर रहे हैं। अगर मोदी जी इतने ही मोदी फैक्टर के वो होते लोग कायल, तो मुझे नहीं लगता कि कल जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने राजीव जी के बारे में की है उनको ये करने की जरूरत पड़ती। ये हताशा, निराशा और आने वाले समय में दिखती हुई हार, वो इसका कहीं न कहीं रिफ्लेक्शन। लेकिन अशोक जी, बीजेपी की सरकार ने जातिवाद नहीं फैलाया, उन्होंने हमें हर जाति को साथ लेके चले। देखिए, बीजेपी की सरकार ने तो जितना जातिवाद फैलाया, 36 बिरादरी का नारा यहाँ पर दिया जाता था, उसको खंडित करने का काम किया। जहर की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी की है वो सब जगह पूरे मुल्क में भी दिखाई देती है और हरियाणा में पहली बार मौका मिला, उन्होंने ये करने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा की जनता उस बहकावे में नहीं आई। और मैं समझता हूँ कि इसीलिए हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि वो 36 बिरादरी एक मुश्त होकर के कांग्रेस को वोट देगी और 10 की 10 हम सीटें जीतेंगे। लेकिन सर, बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि जब मोदी की रैलियां होंगी तो माहौल बदल जाएगा और फिर से 10 सीटें कांग्रेस। रैलियां तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की भी होंगी, राहुल जी की भी होंगी, प्रियंका जी की भी होंगी। और मैं नहीं समझता कि मोदी जी जो भी हरियाणा में कह करके गए, पिछले 5 साल पहले जब वो पीएम डेजिग्नेट हुए, पहली रैली उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों की, वहां जो वायदे किए वो आज कोई पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ लोग, मैं समझता हूँ कि पिछले चुनाव में बहुत आशा के साथ उनको वोट दिया था, पर वो आशा के बिल्कुल विपरीत उन्होंने काम किया और हरियाणा को खास तौर से पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि इग्नोर किया, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। आखिरी बात सर, राष्ट्रवाद की बात करती है बीजेपी और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो यहाँ पर हरियाणा में राष्ट्रवाद का क्या मसला है और आप लोगों का क्या विचार है? देखिए, मैं तो खुद फौजी परिवार से हूँ और कभी भी सेना का इस तरीके से राजनीतिकरण नहीं हुआ जिस तरीके से पिछले 2-3 साल के अंदर खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी ने किया। राष्ट्रवाद वो होता जब हमारे सैनिक नहीं मारे जाते, राष्ट्रवाद तब समझा जाता जब पाकिस्तान को करारा जवाब मिलता। आज भी पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं, उधर चीन के भी हौसले बुलंद हैं। तो
केवल सेना का राजनीतिकरण के ये कह करके कि ये मोदी की सेना है, ये मोदी की सेना नहीं है, भारतवर्ष की सेना है। किसी के बाप ने ये सेना खड़ी नहीं की है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, खुद हम सैनिक परिवार से हैं और हरियाणा में हर देश का 10वां जो फौजी है, सैनिक है, वो हरियाणा से ताल्लुक रखता है। तो वही अब जवाब दे देंगे कि राष्ट्रवाद कांग्रेस का बेहतर है या कांग्रेस ने इस देश के लिए मर मिटने और कुर्बानियों का जो हमारा इतिहास है वो ज्यादा गौरवपूर्ण है या भारतीय जनता पार्टी का। ये तो देशद्रोही लोग थे जो छद्म राष्ट्रवाद की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और धीरे धीरे वो बेनकाब होने लगे। कुछ एनआरआई लोग भी आए सर आपके कैंपेन के लिए, ऑस्ट्रेलिया से मनोज। एनआरआईज आए, मनोज जी आए, गिलजिया साहब आए, बहुत से लोग वो कैंपेन करके अपने अपने तरीके से, बहुत से साथी लगातार आ रहे हैं कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए, विदेशों से, दूसरे प्रांतों से यहाँ के लोग। और मैं समझता हूँ कि ये दिखाता है कि कांग्रेस की जो आंधी है वो एक तूफान का रूप लेगी और जो पिछली बार झूठ की आंधी चली थी वो हमारा जो अडिग सच है, जो जमीन पर खड़ा है, वो उसको रोकने में कामयाब हो। काफी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद सर हमको टाइम देने के लिए। ये थे डॉक्टर अशोक तंवर, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत पोजीशन में है और 10 सीटें दोबारा जीत सकती है इस बार के लोकसभा चुनाव में। थैंक यू सर।